कंप्यूटर का वर्गीकरण करने के लिए बेसिकली 4 आधार हैं। इसमें से जो पहला आधार होता है वो होता है हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसके आधार पर जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन में उनको बाँटा जाता है। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं या फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इस प्रकार हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बाँटा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का जो दूसरा आधार है वो क्या है? कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार से कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भाग में बांट सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है वह है आकार और कार्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज एंड वर्क। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो 4 प्रकार से होते हैं। जो सबसे पहला कंप्यूटर होता है उसको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसको कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा प्रकार को माइक्रो कंप्यूटर और जो चौथा प्रकार है इसी का आकार और कार्य के आधार पर वह है सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक और आधार बनता है कंप्यूटर के वर्गीकरण का, वो है उद्देश्य के आधार पर। इसमें क्या होता है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में इन सभी कंप्यूटरों के बारे में हम लोग ब्रीफली अध्ययन करेंगे धीरे धीरे करके। ये सिर्फ एक सारांश था कि हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर यूजेस। देखिए इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं, स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग की भाषा, विशेषता और भंडारण, ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों में बांटेंगे। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें स्विचिंग डिवाइस अलग होगी, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस अलग होगी, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस अलग होगी। इस प्रकार से हर जनरेशन में क्या होगा, स्विचिंग डिवाइस चेंज होंगी, प्रोग्रामिंग की भाषा चेंज होगी, उनकी विशेषताएं चेंज होंगी और जो स्टोरेज है अर्थात भंडारण है वह भी चेंज होगा। इन चारों के चेंज होने के कारण ही क्या होगा, उसकी जो पीढ़ी है या जनरेशन है वो बदलेगी। तो ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। ये 4 पॉइंट पे ही हम लोग ब्रीफली समझेंगे क्या क्या कैसे चेंजेस आते हैं, एग्जाम से यहीं से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रकार है वह क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो समय है वह है 1942 से लेकर 1955, 1942 से लेकर कितना 1955। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब अर्थात वैक्यूम ट्यूब, जिसको वॉल्व भी कहा जाता था, इसका प्रयोग किया गया था स्विचिंग डिवाइस के रूप में। ठीक है, और इसकी जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की भाषा थी वो मशीनी भाषा थी, मशीन लैंग्वेज, और साथ ही क्या थी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये थी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े होते थे, लगभग एक कमरे के आकार के होते थे। ठीक है, और बड़ा होने के कारण इसमें जो वैक्यूम ट्यूब था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, लगभग 1 लाख वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर स्विचिंग डिवाइस के रूप में लगे हुए थे। तो उसके कारण यह क्या करता था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करता था, अर्थात अधिक ऊर्जा की खपत होती थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था, चुंबकीय ड्रम का। तो उसके कारण क्या है, उसकी जो भंडारण क्षमता थी वह क्या थी, बहुत कम थी। साथ ही इसकी भंडारण क्षमता कम होने के साथ साथ इतने बड़े आकार में फैले होने के कारण इसकी स्पीड, जो गति है वह क्या थी, मंद थी, अर्थात स्लो था। और इसमें सबसे ज़्यादा त्रुटि होने की संभावना अधिक थी। तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की ये विशेषताएं थी। अगर बात करें इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में बताया था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, जैसे कि आपका क्या, मैग्नेटिक ड्रम। इसके कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण है इनियाक, यूनिवैक और मार्क 1। ये सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं।
सीधा सीधा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1 इनमें से कोई एक दिख सकता था, या एडवैक। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1 और एडवैक, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये नोट डाउन करते चलिएगा। इसमें मार्क 2 है, मार्क 3, यूनिवैक 2, एडसैक, IBM 701, IBM 650, ये सब क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है बरोज 2002, बरोज 2002, ये सब क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए किसका यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो किस में यूज होता था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य, इसी के लिए ये बनाया गया था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य के लिए यूज होता था, ना ही ये व्यावसायिक के लिए, ना ही किसी पर्सनल के लिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य के लिए इसका उपयोग होता था। अब पहली पीढ़ी कंप्यूटर में कुछ नोट है, उस नोट को आप अलग से नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहला नोट क्या है, 1904 में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अब देखिए 1942 से लेकर 1955 के बीच में, इस बीच में क्या हुआ, एक नया आविष्कार हुआ, एक नया खोज हुआ। उसका नाम क्या था, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। और इसका आविष्कार किसने किया, बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बेल लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया। और यह ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनाता था, ये एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर किससे बना होता था, सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। और जो ट्रांजिस्टर है इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माण में 3 व्यक्ति शामिल थे। पहला था जॉन वार्डिंग, दूसरे थे विलियम शाक्ले और तीसरे थे वाल्टर ब्रिटन। अगर कभी कूट दे देता है इसमें नाम इसमें से कौन से ट्रांजिस्टर के आविष्कारकर्ता नहीं है, तो 3 आपके क्या हैं, आविष्कारकर्ता हैं। इन तीनों का नाम क्या है, जॉन वार्डिंग, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रिटन। इसके अलावा 1952 में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। ठीक है, ये अमेरिका की नेवी में सर्विस करते थे। तो 1952 में असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो 1947 में क्या बना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, 1952 में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। ये दोनों जो आविष्कार हैं ये क्या करेंगे, अब धीरे से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को हटा देंगे और क्या लाएंगे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। इसका जो समय है वो कितना है, 1955 से लेकर 1964, 1955 से लेकर 1964। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज होता था, स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज होगा, अभी जो खोज हुआ था, कौन सा खोज हुआ था, 1947 में ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, बेल लैबोरेटरीज के द्वारा। तो इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज होगा, ट्रांजिस्टर यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है। और प्रोग्रामिंग की जो भाषा थी हम लोगों ने अभी देखा था, 1952 में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। उन्हीं की जो भाषा थी प्रोग्रामिंग की, वही भाषा किस में यूज हो गई, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग की जो भाषा थी वो क्या थी, असेंबली लैंग्वेज थी, और साथ ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करें अगर इसकी विशेषता की, तो इसका आकार पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा था, फिर भी अभी के कंप्यूटर से क्या था, वो आकार में बड़ा था। ठीक है, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जितनी ऊर्जा खपत होती थी इसमें क्या होती थी, उससे कम ऊर्जा खपत होती थी। साथ ही जो उसकी जो भंडारण कैपेसिटी थी, मैग्नेटिक ड्रम जिसमें यूज़ करते थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, तो थोड़ी सी इसकी क्या हो गई, भंडारण क्षमता में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में वृद्धि हो गई। साथ ही उसकी गति कैसी थी, उसकी गति मंद थी। इसकी गति उसकी तुलना में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में गति इसकी तीव्र हो गई। और साथ ही जो त्रुटि की संभावना उसमें क्या थी, अधिक थी, इसमें त्रुटि होने की संभावना कम हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं थी। अगर बात करें भंडारण की, तो भंडारण की जैसे ही आपको मैं बताया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज करते थे, जैसे कि क्या, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क।
ये सब क्या थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के भंडारण थे। ठीक है, और इसके उदाहरण में कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि IBM 1401, IBM 7094, IBM 1602, ये IBM की थी। ठीक है, 1401, 7094, 1602, ये सब IBM के थे। साथ ही PDP 8 का भी विकास कब हुआ, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो याद रखिएगा PDP 8 को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि CDS 3600, UNIVAC 1107 और RCA 501। इसमें जो बोल्ड वाला है या फिर ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आंसर लिया गया है, तो इनको ज़्यादा याद रखिएगा। बाकी आप जानिए, लेकिन मेन ये चीज़ तीनों आप याद रख के चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो उपयोग था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का उपयोग किस में होता था, या तो अनुसंधान में होता था, रिसर्च में होता था, या फिर किस में होता था, सेना में होता था, रक्षा के लिए होता था, डिफेंस के लिए होता था। लेकिन इसका उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग में हुआ। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का उपयोग किस में हुआ, व्यवसाय तथा उद्योग में हुआ। अब इसके अलावा इसमें कुछ नोट करके आप याद रख सकते हैं। जो सबसे पहला है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। तो याद रखिएगा, सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसी से क्या हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच OS का प्रारंभ हुआ, उपयोग होना। और साथ ही जो सेकेंड जनरेशन का टेन्योर था, उसी समय क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी के जनरेशन में 1955 से लेकर 1964 के बीच में IBM ने 2 उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार किया, उसका विकास किया। कौन कौन सी 2 उच्च स्तरीय भाषा थी, पहला था क्या, कोबोल, और दूसरा फोर्ट्रान। कोबोल और फोर्ट्रान, ये दोनों क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। किसके द्वारा विकास किया गया था, IBM, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कभी कभी आपको एब्रीवेशन में दे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोबोल का पूर्ण रूप है, संक्षिप्त रूप दे देगा। तो याद रखिएगा, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन से प्रारंभ हुआ, सेकेंड जनरेशन से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा 1958 में क्या हुआ, IC चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आलू के चिप्स, जो आलू चिप्स रहता है उसी के प्रकार यह पतला रहता है, इसके कारण इसको चिप कहा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1958 में। और देखिए 1958 इन्हीं के बीच में है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय ही क्या हुआ, IC चिप का आविष्कार हो गया। तो अभी हम लोग फिर देखते हैं, जो स्विचिंग डिवाइस है थर्ड जनरेशन में क्या हो जाएगी, IC चिप हो जाएगी। और जो प्रोग्रामिंग की भाषा है वो क्या हो जाएगी, कोबोल और फोर्ट्रान। अर्थात जो जनरेशन आगे बढ़ रही है उससे पहले जनरेशन में क्या है, कुछ नए खोज हो रहे हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका खोज हो गया था, ट्रांजिस्टर का और असेंबली लैंग्वेज का, तो वो दूसरी पीढ़ी में काम आए। अब दूसरी पीढ़ी में किसका आविष्कार हो गया, कोबोल और फोर्ट्रान और IC चिप का, तो ये किस में चले जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो समय है वो कितना है, 1964 से लेकर 1975, 1964 से लेकर 1975। इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहला जो इसका देखेंगे स्विचिंग डिवाइस, थर्ड जनरेशन का जो स्विचिंग डिवाइस था, अभी हम लोगों ने देखा क्या देखा था, IC चिप। तो IC चिप ही क्या होगा, इसका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका क्या होगा, स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होगा। अब देखिए IC चिप आकार में छोटा था, इससे थोड़ा बड़ा आकार उसके बाद हुआ इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ही इसको और अपडेट किया गया, तो उसको कहा गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, पहले IC चिप था, अब उसको SSI चिप कहा गया। IC चिप के बाद क्या बन गया, SSI चिप। ये इससे बड़ा था, से भी बड़ा जो चिप बना उससे थोड़ा और एडवांस, उसको कहा गया MSI अर्थात मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। IC के बाद क्या बना, SSI, SSI के बाद MSI, तो ये क्या होगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये भी स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होता था। तो अगर कहीं एग्जाम में आपको IC चिप नहीं देता है, SSI देता है या MSI देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में आता है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और इसकी जो प्रोग्रामिंग की भाषा थी वो क्या थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आपका क्या कोबोल है और फोर्ट्रान है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान का
फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये दोनों क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में और छोटा हो गया। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे बड़ा था, उसके बाद दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर उससे थोड़ा छोटा हुआ, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में उससे और छोटा हो गया। साथ ही इसमें जो त्रुटि की संभावना उस सेकंड जनरेशन में क्या थी, कम थी, इसमें त्रुटि की संभावना खत्म हो गई और यह क्या बन गया, विश्वसनीय बन गया, अर्थात भरोसे के काबिल बन गया। और इसकी स्पीड क्या हो गई, और ज़्यादा आईसी चिप का प्रयोग करने के कारण इसकी स्पीड और ज़्यादा क्या हो गई, तीव्र हो गई और ज़्यादा तेज हो गया। अगर बात करें इसकी भंडारण की, तो इसमें भी भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते थे, जो सेकंड जनरेशन में यूज़ करते थे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है। लेकिन याद रखिएगा, जो उसमें क्षमता थी, स्टोरेज की कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी इसमें क्या हो गई, क्षमता में वृद्धि हो गई। जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। इनपुट और आउटपुट उपकरण में क्या हुए, तो इसमें याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इनपुट के लिए किसका यूज किया जाता था, कीबोर्ड, और आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, मॉनिटर। तो कभी एग्जाम में आपको पूछता है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ, तो थर्ड जनरेशन अर्थात तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से ही कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NCR 395, उसके अलावा बरोस का है, ये बी जितना भी लिखा हुआ है, बी अगर आप देखते हैं, B6500, B5700, B6700 और B7700, तो जितने भी बी वाले वर्जन हैं, ये सब इस कंपनी का जो नाम था वो क्या था, बरोज। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन में भी हम लोग देखे थे बरोज 2002। ठीक है, तो उसी का थर्ड जनरेशन में क्या है, B6500, B5700, B6700 और B7700। इसके अलावा IBM का IBM 360, IBM 370 सीरीज, ये दोनों क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो इसमें जो नीला वाला कलर का है, जितना भी बोल्ड दिख रहा है आपको, ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, CG व्यापम, CGPSC और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा, इन तीनों को पूछा गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल में। इसके अलावा जो PDP है, PDP के कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी पूछा गया है। PDP का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। और इसका जो वर्जन था कौन सा था, PDP 11, PDP 45। ये दोनों क्या हैं, PDP के हैं, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर जो कंप्यूटर था उसका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ICL 1900, हनीवेल 200 और हनीवेल 6000, ये सब क्या हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसका आप देखिए, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था उसका उपयोग किस में होता था, उसका उपयोग होता था अनुसंधान और सैन्य कार्य में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग उद्योग और व्यवसाय में। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रारंभ किया गया। तो अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी को व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रारंभ किया था, अर्थात पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो वो कौन सा था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ही पर्सनल यूज प्रारंभ हुआ। अब इसमें नोट करके कुछ याद रख लीजिएगा। इसमें देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें क्या हो गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात एक दूसरे को टाइम अलॉट होता है इसमें। ठीक है, उसके आधार पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, कोबोल और फोर्ट्रान नामक दो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। इस जनरेशन में क्या हुआ, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इस जनरेशन में क्या हुआ, पास्कल, बेसिक और PL1 नामक उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। पास्कल और बेसिक, और ये PL1 क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। साथ ही जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर थी, इसी में क्या हुआ, सबसे पहली बार रैम का उपयोग हुआ, रैम का प्रारंभ हुआ। तो अगर कभी पूछता है कि रैम कब बना, तो वो कब बना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग के अंतर्गत। तो रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कौन सी जनरेशन से प्रारंभ हुआ, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ और साथ ही मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई। अब इसके बाद जानते हैं, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्टार्टिंग फेस ही था 1965 में, 1965 में DC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था,
PDP 8 का विकास किया गया। ये PDP 8 हम लोग देखे हैं किस जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में। लेकिन अगर मिनी कंप्यूटर की अगर बात की जाए, खाली मिनी कंप्यूटर की, तो उसको पहला मिनी कंप्यूटर किसको माना जाता है? दुनिया का पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 8 को माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। PDP 8, PDP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8 इसका फुल फॉर्म होगा। तो दुनिया का सबसे पहला जो व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? PDP 8, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था DEC। कब बनाया गया था? 1965 में। DEC का फुल फॉर्म क्या होता है? DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। तो याद रखिएगा ये चीज, कभी कभी एब्रीविएशन पूछ दिया जाता है कंप्यूटर में। उसके अलावा सन 1971 में, 1971 में, उसमें क्या हुआ? 1965 के बाद 1971 में, अर्थात तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही समय काल में एमी हॉफ द्वारा किसका आविष्कार किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? एमी हॉफ के द्वारा। किसका आविष्कार? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कब आविष्कार किया गया था? 1971 में। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पे फिर से हम लोगों को क्या मिल गया? नया स्विचिंग डिवाइस मिल गया और नई प्रोग्राम की भाषा मिल गई। तो उसके कारण क्या हो गया? फिर से पीढ़ी चेंज होगा और हम लोग किस पीढ़ी में पहुंच जाएंगे? चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो समय काल था वो कितना था? 1975, अर्थात 1975 से लेकर 1989 के बीच का। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होगा? जो स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस क्या होगा यूज? माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा। MSI का अपडेटेड वर्जन, इससे और एडवांस वर्जन क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। स्विचिंग डिवाइस इसमें क्या यूज हो रही है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रही है। इससे जब एडवांस हम लोग जाते हैं तो इससे एडवांस को कहा जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको LSI बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में क्या देखा था? सबसे पहले देखे IC चिप थर्ड जनरेशन में, उसके बाद बना क्या? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अर्थात SSI। उसके बाद क्या बना? MSI अर्थात मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आता है क्या? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा एडवांस जाते हैं तो क्या बनता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या LSI। LSI के बाद ही एक बनता है VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर, LSI और VLSI, ये तीनों किस में आएंगे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आएंगे। अगर बात करें इसकी प्रोग्रामिंग की भाषा की, तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग की भाषा क्या बन गई? पास्कल है। दूसरा कोबोल 74, कोबोल का ही एक वर्जन है कोबोल 74। उसके अलावा यूनिक्स है। यूनिक्स के अलावा एडा, एडा के अलावा जावास्क्रिप्ट। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग की भाषा थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो इन सब के बारे में पूछा जाता है कि यूनिक्स कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा था या सॉफ्टवेयर की भाषा थी। तो इस प्रकार से इनका नाम आपको याद रखना है। मैं सीधा सीधा आप लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, तो कंपेरिजन के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर बात करें इसकी विशेषता की, सबसे पहला इसकी जो खास विशेषता थी तो याद रखिएगा यह बहुत सस्ता था। एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में यह क्या था? सस्ता था। और साथ ही उपयोग में क्या था? आसान था, क्योंकि इसमें यहाँ प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया था कि प्रोग्राम को उपयोग करने में क्या होती थी? आसानी होती थी। साथ ही जो उच्च स्तरीय भाषा थी उसके कारण इसका उपयोग क्या हो गया? बढ़ गया। इसकी जो क्षमता थी वो भी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। इसकी जो क्षमता थी वो क्या थी? उच्च क्षमता थी। और साथ में इसकी जो स्पीड थी वो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर से भी क्या हो गई? बढ़ गई थी। अगर बात करें इसकी भंडारण की, तो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस यूज किया जाता था। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस जैसे कि रैम है, रोम, कैश और रजिस्टर, ये सब मेमोरी किसके अंतर्गत आते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैश फाइल और जो रजिस्टर्स होते हैं ये सब किसके? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के भंडारण में आते थे। इसके अलावा विंचेस्टर डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क, ये भी क्या था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस था। इसके कुछ उदाहरण हैं और तीनों उदाहरण ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला आता है क्या? IBM PC। यहाँ पे याद रखिएगा PC बनना चालू हो गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। उपयोग में आसान था और सस्ता हो गया था क्योंकि ये क्या था? PC था। ठीक है, IBM PC, Apple II और Intel 404, इनके बारे में भी पूछा जाता है। Intel 404 दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी क्या था? दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? Intel 4004। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका जो उपयोग था
वो क्या हुआ, सबसे पहली बार चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1980 अर्थात 1980 के बाद से किस में उपयोग प्रारंभ हुआ, इसका शिक्षा में उपयोग प्रारंभ हुआ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग क्या था, तो अनुसंधान और सैन्य कार्य में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उद्योग और व्यवसाय में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर व्यवसाय और निजी रूप में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर शिक्षा में इसका उपयोग प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा कब इसका उपयोग प्रारंभ हुआ था, 1980 में। अब इसमें कुछ नोट है उसको याद रख लीजिए। जैसे कि पहला है, इसमें मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। थर्ड जनरेशन के सिस्टम में क्या था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। फोर्थ जनरेशन के सिस्टम में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था। और साथ ही जो लैन और वैन है अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, उन सब का विकास भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय ही हुआ है। यहां तक क्लियर है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास कौन सी कंपनी द्वारा किया गया, आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया, जिसे पीसी कहा गया, जिसको हम लोग उदाहरण में भी देखे हैं, आईबीएम पीसी। माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज हुआ था, किसके द्वारा बनाया गया था, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था, जिसको आईबीएम पीसी बोलते थे। ये कब बना था, 1981 में। इसमें पहली बार क्या हुआ, जीयूआई जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहली बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही जीयूआई सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, देखने में हम लोग जैसे यूज करते हैं कोई भी सिस्टम, तो हम लोग को वहाँ आइकॉन दिखता है, कर्सर दिखता है, ये सब ग्राफिकल है, ठीक है। ये असल में कंप्यूटर इन सब को नहीं समझता। अगर मैं माउस को अगर एक जगह से दूसरे जगह उसके कर्सर को लेके जाता हूँ तो कंप्यूटर कर्सर को नहीं समझता, वहाँ उसके कोड्स को समझता है जो प्रोग्राम किया गया रहता है। लेकिन हम लोग को वो समझ नहीं आता, हम लोग को माउस का कर्सर जाना समझ आ जाता है, वही कहलाता है जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहली बार जीयूआई का इस्तेमाल किया गया, विशेषता में हम लोग देखें हैं, उपयोग में क्या हो गया, आसान हो गया। इसमें बेसिकली 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग को जानना है। पहला होता है MS डॉस, दूसरा MS विंडोज और तीसरा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका MS डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ, चौथी जनरेशन अर्थात 4th जनरेशन में इसका विकास हुआ। सी लैंग्वेज का आविष्कार भी इसी जनरेशन में, इसी पीढ़ी में हुआ था और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, डेनिस रिकी थे, ठीक है। डेनिस रिकी सी लैंग्वेज के क्या हैं, विकास करता है या आविष्कार करता है। अब बात करते हैं किसकी, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो समय काल है वो क्या है, 1989 से लेके करंट अभी तक। ये कौन सी जनरेशन आती है, अब हम लोग अभी जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये सब कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर है, 5th जनरेशन की कंप्यूटर है। 5th जनरेशन की कंप्यूटर में जो सबसे पहला खासियत है, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था 5th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात ULSI इसका उपयोग होगा। और साथ ही सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अर्थात देखिए अल्ट्रा लार्ज से भी बड़ा क्या होगा, सुपर लार्ज SLSI। ये दोनों किसके स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होंगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के। इनकी स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। अब इसकी बात करें अगर प्रोग्रामिंग की भाषा की, तो प्रोग्रामिंग की भाषा क्या होगी, इसमें प्रोग्रामिंग की भाषा C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक, इस प्रकार से जो बहुत एडवांस भाषाएं हैं अब जिनको अभी प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और भाषाएं हैं जिनके माध्यम से क्या है, प्रोग्राम किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो इसकी प्रोग्रामिंग की भाषा क्या थी, C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक। अगर बात करें 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता थी, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह बहुत छोटा हो गया, आकार में क्या हो गया, अति छोटे हैं। और साथ ही इसकी जो स्पीड है वो क्या है, अति स्पीड है। क्योंकि अभी हम लोग कंप्यूटर की स्पीड को नैनो सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा और धीरे धीरे क्या हो रही है, स्पीड इसकी बढ़ाई जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता मानी जाती है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की, वो है प्लग एंड प्ले अर्थात तुरंत ऑन किए और सीधा काम करना चालू कर दो। इसके कारण इसको प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है, जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है या विशेषता है। अगर बात करें इसकी भंडारण की, तो इसमें सबसे पहला भंडारण हम लोग मान सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि आपका CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसको BRD भी कहा जाता है। BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। और दूसरा होता है वर्चुअल डिस्क।
भंडारण के लिए 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग वर्चुअल डिस्क भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका जो क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ये क्या हैं, स्टोरेज हैं, क्लाउड स्टोरेज, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल डिस्क है हमारे लिए। साथ ही मैग्नेटिक बबल मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी किसके लिए यूज़ होते हैं, भंडारण के लिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एडवांस में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है क्या, IBM नोटबुक। दूसरा है PC पेंटियम, जो पेंटियम का PC रहता है उसका सीरीज पेंटियम P1, P2, P3, P4, P5 का जो इसका जनरेशन रहता है उसके हिसाब से। और साथ ही जो सुपर कंप्यूटर है वो भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है, इसमें एक चीज़ नोट करके आप याद रख सकते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, रोबोट है जैसे, ठीक है, तो जितने भी रोबोट हैं ये सब किसके उदाहरण हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके अलावा ईमेल, इंटरनेट और www अर्थात ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट का होता है इंटरनेशनल नेटवर्क और www का वर्ल्ड वाइड वेब। इन तीनों का विकास भी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। अब बात करें अगर पीढ़ियों के आधार पर हम लोगों ने बांट चुका, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इसके अलावा कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं अर्थात भविष्य के लिए हैं, जिनको हम लोग एक अलग भाग में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको कहा जाएगा क्या, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सबसे पहला हम लोग कंप्यूटर समझने वाले हैं वो क्या है, नैनो कंप्यूटर। नैनो क्या होता है, नैनो एक छोटा पार्टिकल है, मान के चलिए नैनो पार्टिकल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक छोटा सा कण है। इसका जो व्यास होगा, नैनो कण का जो व्यास होगा वह कितना होता है, 1×10⁻⁹ अर्थात 1 नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर। तो इस नैनो कण का जो विकास है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अत्यंत छोटे छोटे लेकिन विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर बना सकते हैं। ये इसकी सिर्फ एक कल्पना है, हम लोग ये फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य में ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, नैनोटिप के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना, ये सिर्फ एक परिकल्पना है, यहाँ अभी इसका निर्माण नहीं किया जा सका है, अभी ये करने के लिए प्रयास जारी है। साथ ही जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, नैनो कंप्यूटर होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जो पदार्थ रहती है उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है, उसकी आणविक संरचना को परिवर्तित किया जाता है, उसके आधार पर उसको कार्य के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अगली पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग जो अगला पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्वांटम कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन में ही क्या होती है, उसकी ऊर्जा होती है। तो इसी को हम लोग समझते हैं, विद्युत किरणों में ऊर्जा किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये अपने कक्ष में क्या है, घूमते रहेंगे, रोटेशन करते रहेंगे, और इसके कारण क्या होगा, इसकी जो घूमने गति है वो क्या होती है, 0 या 1 अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं, और साथ ही इन्हें 1 और 0 की स्थिति में ही गिना जा सकता है, या तो चार्ज होंगे या अनचार्ज होंगे अर्थात 0 या 1 ही, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसकी स्थिति को गिनते हैं। और नॉर्मली सामान्य कंप्यूटर में भी हम लोग देखते हैं कि जो इसकी मेमोरी रहती है हम लोग किससे गिनते हैं, या तो 0 या 1, या तो मेमोरी भरा हुआ है या खाली है। बाइनरी यूज ही होता है, कंप्यूटर 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। तो इसके कारण क्या होता है, जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको भी हम लोग किस में मापते हैं, उसकी मेमोरी को हम लोग बीट में मापते हैं। बीट में क्या होती है, 0 या 1, यही दो चीज़ होता है। और साथ ही इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो रहा है, 0 या 1 की स्थिति हो रही है। देखिए सामान्य कंप्यूटर की जो मेमोरी को हम लोग किससे मापते हैं, बीट से मापते हैं। बीट में क्या होता है, 0 या 1 होता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर है की जो इस मेमोरी है उसको हम लोग क्यूबिट से मापते हैं। किससे मापते हैं, क्यूबिट, अर्थात क्यूबिट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वांटम बीट। क्वांटम कंप्यूटर का जो बीट होता है उसको कहते हैं क्वांटम बीट, जिसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, क्यूबिट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगली पीढ़ी कंप्यूटर में आता है वो क्या है, डीएनए कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थ जैसे कि डीएनए या फिर जो कोशिका रहती है उसका प्रोटीन, उसका प्रयोग करके डाटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जाता है, ठीक है।
तो जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। और सिंपली समझे तो डीएनए कंप्यूटर को ही क्या कहा जाता है, बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए। ये सब फ्यूचरिस्टिक हैं, याद रखिएगा, अभी इनका आविष्कार चल रहा है, अभी आविष्कार हुआ नहीं है। और लास्ट है आपका क्या, केमिकल कंप्यूटर। तो इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं सांद्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग केमिस्ट्री के लैब में करते हैं। केमिकल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूला डालेंगे, उसके हिसाब से वो अपना एक उसके रासायनिक गुणों और कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर वो क्या कर देगा, एक नया मेडिसिन रेडी कर देगा। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है और बहुत एडवांस लग रहा है। तो इसका विकास भी अभी क्या है, जारी है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण देखे थे, कौन कौन सा कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर और अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग टेक्नोलॉजी। इसकी जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है अर्थात कार्य पद्धति है, उसके आधार पर कंप्यूटर को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ छोटा छोटा चीज हम लोग पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ। एनालॉग होता क्या है, तो देखिए एनालॉग को हम लोग सिंपली हम लोग अगर समझें तो कोई भी वस्तु जो समय के साथ, कोई भी राशि जो भौतिक राशि है वो समय के साथ लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जो बदलती रहती है, अगर मैं इधर बात करूं, ये टाइम है, समय है, समय के हिसाब से इसकी आकृति क्या हो रही है, बढ़ती घटती है, तो इसको क्या कहेंगे, एनालॉग। और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल में 2 ही चीज होती हैं, 0 होता है या 1 होता है। जैसे यहाँ पे कोई सिग्नल है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 0, इस टाइप से या तो 0 जाएगा या फिर 1 में ऐसा चला जाएगा। तो डिजिटल में क्या होगा, सिर्फ 0 या 1 होगा, ये अल्टरनेट टाइप से नहीं रहेगा। जो एसी करंट का वेव फॉर्म रहता है वो कैसा रहता है, एनालॉग रहता है, और डीसी का क्या रहता है, वेव फॉर्म डिजिटल रहता है। तो याद रखिएगा एनालॉग कंप्यूटर में क्या होगा, जो भी इनपुट और आउटपुट है वो सब किस में रहेंगे, लगातार परिवर्तित होने वाली जो एनालॉग राशि है उसमें रहेंगे। ठीक है, इस राशि को क्या कहेंगे, जो लगातार बदलते रहती है समय के साथ, उसको एनालॉग राशि कहेंगे। और जो समय के साथ लगातार नहीं बदलती रहती, वो सिर्फ 0 या 1 2 ही केस होंगे, बाइनरी केस होगा, उसको कहा जाता है वैसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, और वैसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें इनपुट आउटपुट कैसे लेगा, 0 या 1 के फॉर्म में। और तीसरा आता है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या होगा, इनपुट के रूप में मान के चलिए, इनपुट के रूप में क्या करेगा, आपके एनालॉग सिग्नल को लेगा, और आउटपुट के रूप में क्या करेगा, इनपुट के रूप में एनालॉग और आउटपुट के रूप में क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होंगे, इन दोनों का ही जो प्रयोग किया जाएगा उसको कहा जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां तक क्लियर है। अब एक एक को समझते। सबसे पहला आता है क्या, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में याद रखिएगा सबसे पहला जो डेफिनेशन बताया वो क्या था, समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। अर्थात टाइम के साथ वो क्या होती है, धीरे धीरे आगे पीछे वो वेरी करते रहता है। टाइम इधर है, ये टाइम है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, एनालॉग राशि। ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा डेटा का निरूपण समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित होते रह रहा है। और परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियां जैसे कि दबाव, जो प्रेशर है वो एक ही समय में एक प्रेशर नहीं रहता। आप अपने अंगुली को दबाते हैं या किसी चीज को दबाते हैं तो प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी समान नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता रहता है। सुबह का टेम्परेचर अलग होगा, दोपहर में टेम्परेचर अलग होगा, शाम में अलग होगा, इस टाइप से। और विद्युत वोल्टेज जो है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है, वो भी क्या होती है, बदलते रहती है, समय के साथ फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इस प्रकार के जो भौतिक राशि हैं उनको अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। यही सब किसके अंतर्गत आते हैं, एनालॉग कंप्यूटिंग के अंतर्गत आते हैं, एनालॉग। और इसमें सबसे मेन चीज याद रखिएगा, देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो है इसकी जो स्पीड है वो बहुत क्या होती है, धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड धीमी होती है। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग, मैं समझाता हूँ, जैसे कि जो साधारण घड़ी है, स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी, वोल्ट मीटर, एनालॉग कंप्यूटिंग के क्या हैं, ये सब उदाहरण है। कौन कौन सा, साधारण घड़ी, स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी, वोल्ट मीटर, ये सब किसके, एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण है। तो एनालॉग कंप्यूटर का ये पिक्चर है। वर्तमान में क्या है, एनालॉग कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं।
इनका अभी कहीं भी यूज़ नहीं होता है। अगर बात करें दूसरा, वो है क्या, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग, मैं पहले ही बताया आपको, ये सबसे पहला चीज़ किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पे चलते हैं। इस कंप्यूटर में गणना किसके आधार पर की जाती है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्विआधारी नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग 0 या 1 से ही निरूपित करते हैं। 0 या 1, 0 और 1 नहीं होता, 0 या 1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। द्विआधारी अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 0 होगा या 1 होगा। तो डिजिटल कंप्यूटर में गणना का जो वो रहता है वो क्या होता है, या तो 0 या 1। इसमें हम लोग अगर देखें तो कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लिया जाए 1000, इसको हम लोग डेसिमल में अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, डेसिमल में इसको 1000 पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसको बाइनरी में पढ़ने जाए तो यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का और यहाँ 8 का। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये संख्या हम लोग किसको कितना पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ये बाइनरी में कितना लिखा है, 8 लिखा है। लेकिन अगर इसको डेसिमल में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। तो यही चीज़ें होती हैं बाइनरी में अलग। इसमें 0 या 1 का ही कंडीशन होता है। बाइनरी में जो गणना है 0 या 1 से ही हो रही है, और साथ ही जो डेटा का निरूपण है वो भी किस में होता है, बाइनरी रूप में ही होता है, अर्थात 0 या 1 में। तो सिर्फ 2 होने के कारण इसकी जो गणना होती है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। और इसमें जो भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स, अर्थात इस प्रकार से जो पल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक पल्स, 0 या 1, इस प्रकार से ये चला जाएगा, फिर यहाँ नीचे आ गया, इस टाइप से पल्स के रूप में ही ये क्या होते हैं, चलते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स। तो इसका जो आंकड़ा रहता है उसको किसके रूप में निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप। जितने भी हम लोग अभी देखते हैं सिस्टम, जो भी कंप्यूटर है वो सब किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, मैक्सिमम कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, आप और हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सब कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। तीसरा आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, एनालॉग का भी गुण पाया जाएगा और डिजिटल का। इसको संकर कहा जाता है। हाइब्रिड को हिंदी में क्या कहते हैं, संकर, अर्थात दो अलग अलग गुणों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया नया कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें इनपुट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इनपुट के लिए एनालॉग संकेत का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। और गणना और प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटल संकेत। यहाँ तक क्लियर है। हाइब्रिड में क्या हो रहा है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग किस में हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका जो ये आईसीयू है, आईसीयू में आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या जो कंप्यूटर है उसमें इनपुट और आउटपुट हम लोग कैसे दे रहे हैं, जैसे पेज मेकर है, जो हार्ट बीट हम लोग नापते हैं, अलग एक वायर रहता है जो सीने में, चेस्ट में लगाया जाता है, उससे के माध्यम से क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट का क्या दिख रहा है, ये हार्ट लाइन दिख रही है। तो वो किस माध्यम से हो रही है, आउटपुट किस माध्यम से दिखा रहा है, एनालॉग माध्यम से। लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, डिजिटल हो रही है। दोनों प्रकार से हो रहा है। अगला है आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क। आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। इसमें कंप्यूटर को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा प्रकार होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा प्रकार होता है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा प्रकार होता है क्या, सुपर कंप्यूटर। इसी माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग और छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पाम टॉप है। इस प्रकार से अलग अलग वर्जन में ये आते हैं। जैसे और एक अगर बोले तो स्मार्टफोन है आपका, जो हम लोग आप लोग यूज़ करते हैं, वो स्मार्टफोन भी कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो इन सब के बारे में हम लोग ब्रीफली अगले लेक्चर में, इसके जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम वो त्रुटि सुधार कर सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।